Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about non-farm area of employment. अभी तक हमने पढ़ा था फार्मिंग एरिया, द डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ एग्रीकल्चरल फार्मिंग, जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस एंड डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्शंस एक्टिविटीज। तो यह डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज है जिसके अंदर जो हमारे फार्म्स एरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट मींस टू टाइप से हमारे डाइवर्सिफाई हो गए एम्प्लॉयमेंट का, एक तो फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट व्हिच आर नेसेसरी फॉर रूरल एरियाज पर्सन, जो बहुत जरूरी है किसके लिए, रूरल एरियाज के पर्संस के लिए। अब नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट कौन कौन सी है, तो फर्स्ट इज animal husbandry, second is dairy, third is fisheries and fourth is horticulture। ये चारों किसके अंदर आते हैं, हमारे नॉन फार्म एरिया। किसके अंदर है, नॉन फार्म एरियाज। और ये मेनली हम क्या है, बेसिकली किसके लिए एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज है, ये रूरल एरियाज के पर्संस के लिए क्या है, ये सुटेबल है। वो इनसे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, इनकम अर्न कर सकते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को क्या कर सकते हैं, वो इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ये ब्रांच है किसकी, एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है, which is concerned with the breeding, जो किसको कंसर्न करता है, ब्रीडिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रजनन, rearing, ठीक है, एंड रियरिंग मतलब पोषण देना, एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल, जो हमारे फार्म एनिमल्स हैं उनकी क्या करना, ब्रीडिंग करना, रियरिंग करना एंड केयरिंग, वो किसके अंदर आता है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। यहाँ पर वो किसके अंदर है, किसके साथ कंसर्न करते हैं, ये ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। अब क्या क्या होगा इसके अंदर, अंडर लाइवस्टॉक फार्मिंग, किसके अंदर, लाइवस्टॉक फार्मिंग, जो पशुपालन की जो फार्मिंग है, क्योंकि हम लाइवस्टॉक फार्मिंग किसके साथ कर सकते हैं, फार्मिंग एक्टिविटी के साथ ही कर सकते हैं। अगर आप फार्मिंग एक्टिविटीज करते हो तभी आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को कर सकते हो। तो कहते हैं कि लाइवस्टॉक फार्मिंग है, कैटल है, गॉड्स है, फॉल्स है, जो पक्षी है लाइक डक एंड गोस आर द वाइडली हेल्ड स्पीशीज। क्या रखते हैं इसके अंदर, ये अपनी इंपोर्टेंस रखते हैं। इंडिया ओन वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर इंडिया पहले नंबर पर है, जो सबसे ज्यादा क्या रखता है, लाइवस्टॉक रखता है। सबसे ज्यादा जो लाइवस्टॉक है, हम ये कहें जो पशुपालन है, वो सबसे ज्यादा किसके अंदर है, कि वो इंडिया के अंदर है। इंडिया हमारे वर्ल्ड के अंदर क्या है, फर्स्ट नंबर पर है टू हैव लाइवस्टॉक पॉपुलेशंस। लाइवस्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स, जो लाइवस्टॉक प्रोडक्शंस है वो प्रोवाइड करता है इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, जिससे लोगों की इनकम है उसके अंदर क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे। क्या रहे, स्टेबिलिटी रहे। फूड सिक्योरिटी, फूड की सिक्योरिटी रहती है। जब इनकम के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी, हमारे पास इनकम रहेगी, मनी रहेगी, तो प्रॉपर क्या मिल सकती है, फूड सिक्योरिटी। अगर कई बार क्या फूड हमारे पास नहीं भी होता, तो उस कैश से हम क्या कर सकते हैं, मार्केट से इजिली फूड ग्रेन को परचेज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देता है, फ्यूल है, न्यूट्रिशंस है फॉर द फैमिली, किसके लिए, फैमिलीज के लिए। क्योंकि जब इनकम के अंदर क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो ये कंप्लीट जो नीड्स है हमारी फैमिली की, ये क्या हो सकती हैं, टाइमली कंप्लीट हो सकती हैं। लाइवस्टॉक सेक्टर प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स ऑप्शंस टू ओवर 70 मिलियन एंड मार्जिनल फार्मर। कह रहा है कि जो लाइवस्टॉक सेक्टर्स है, जो पशुपालन का जो क्षेत्र है हमारा, प्रोवाइड करवाता है अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, मतलब कि दूसरा हमारा क्या है, रहने सहने का जो तरीका है, ऑप्शंस टू ओवर 70 मिलियन, जितने हमारे क्या है 70 मिलियन मार्जिनल फार्मर है, स्मॉलर मार्जिनल फार्मर्स है, उनके लाइवलीहुड का ऑप्शंस क्या करा देता है, प्रोवाइड करवा देता है। अगर आपके पास कहीं भी इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर्स में, मतलब या फार्मिंग एक्टिविटीज में अगर आपके पास क्या एम्प्लॉयमेंट के सोर्स नहीं है, तो आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर भी इनकम अर्न कर सकते हो। फिफ्थ इज अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन आल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन लाइवस्टॉक सेक्टर्स। इसके अंदर क्या है कि जो वुमेन्स हैं
वुमेन्स भी क्या कर सकती हैं, लाइवस्टॉक सेक्टर्स के अंदर अपने एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज को ढूंढ सकती हैं। देखो फार्मिंग काफी जगह देखा गया है कि जो वुमेन्स है वो फार्मिंग एक्टिविटी से एंगेज नहीं होती, वो फार्मिंग एक्टिविटी नहीं करती, क्योंकि फार्मिंग एक्टिविटी को करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है, तो वो फार्मिंग एक्टिविटी को नहीं करती, लेकिन वो घर रहकर किसका यूज कर सकती है, लाइवस्टॉक फार्मिंग का वो यूज कर सकती हैं, जिससे अपनी फैमिली की इनकम को और भी ज्यादा क्या कर सकती है, वो इंक्रीज कर सकती हैं। फार्मर वो क्या करेंगे, अपनी फैमिली की इनकम करेंगे, फैमिली का साथ देंगी, तो उनका जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये है एनिमल हस्बेंड्री, जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है। वुमेन्स का क्या है, इसमें अगर ये आता है कि सबसे ज्यादा जो सोर्सेस के अंदर करने का वो किसका है, वुमेन्स का। वुमेन्स क्या करती हैं, प्रॉपर वर्क करती हैं, अपनी फैमिली का क्या करती है, इसमें साथ देती है। वुमेन्स का क्या है, इसमें एम्प्लॉयमेंट का सोर्सेज है। क्लियर हो गया एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट है हमारा डेयरी। क्या है, डेयरी, जहां पर क्या है, डेयरिंग इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। डेयरिंग भी क्या है, किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर की ब्रांच है। कैसे है, क्योंकि पशुपालन के अंदर जो भी हम कह रहे हैं कि जो डेयरी है, दूध का जो मिल्क का जो भी वर्क होता है वो किसके थ्रू होता है, लाइवस्टॉक से। और लाइवस्टॉक को क्या करने के लिए उनका जो फूड ग्रेन हम ये कहें, उनके जो मेन बेसिक वो कहाँ से आता है, जो स्ट्रॉस है वो स्ट्रॉ कहाँ से क्रिएट होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। तो स्ट्रॉ मिलेगा, स्ट्रॉ की हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन कर सकते हैं। विच इन्वॉल्व, इसके अंदर भी क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रीडिंग, रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स। क्या कर सकते हैं, जो डेयरी एनिमल्स है, इट मींस जो मिल्क जो एनिमल्स हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनकी ब्रीडिंग करना, रेजिंग करना, यूटिलाइजेशन करना, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है डेयरी सिस्टम के अंदर। एनिमल्स फॉर द डेयरी एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ मिल्क, किसके लिए, मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए, एंड वेरियस डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फ्रॉम इट। ऐसा नहीं है कि मिल्क से केवल मिल्क है वो अकेला सिंगल एक प्रोडक्ट उसका सिंगल यूज होता है, ऐसा नहीं होता। मिल्क के क्या होते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं। मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं मार्केट के अंदर, वो उनमें हेल्प कौन करेगी, डेयरी कर सकती है। इट मीन जो भी फार्मर किसका यूज कर रहा है, लाइवस्टॉक फार्मिंग का यूज कर रहा है, वो डेयरी फार्मिंग को भी कर सकता है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे का है ब्रांच है। इसके अंदर क्या देखो कि इन डेयरी सिस्टम बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क। जो डेयरी बिजनेस है उसको क्या कर रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है, स्टोर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मिल्क को। कहां पर, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। मतलब जितना भी मिल्क आता है, ऐसा नहीं है वो कंप्लीट सेल्फ कंजप्शन पर्पस से करता है, सफिशिएंट पर्पस से क्या कर लाइवस्टॉक को रख रहा है। इवन वो किस पर्पस से, कॉमर्शियल पर्पस से भी किसका यूज करता है, लाइवस्टॉक का। अगर वो मिल्क पर्पस से करता है वो क्या हो गया उसका, डेयरी। दूसरा कहता है परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर्स। जो परफॉर्मेंस है किसकी, इंडियन डेयरी सेक्टर्स की ओवर लास्ट 3 डिकेड्स हैज बीन क्वाइट इम्प्रूव। मतलब कि जो परफॉर्मेंस देखी गई है इंडियन डेयरी सेक्टर्स की, वो पिछले 3 दशकों में क्या हुई है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ऑपरेशन फ्लड, क्या है, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किसका है, ऑपरेशन फ्लड वाइट रेगुलेशंस को दिया गया है। डेयरी सिस्टम के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको नाम किसका दिया गया, ऑपरेशन फ्लड। जो कहां से चला था, ये गुजरात से। इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड। मतलब ऑपरेशन फ्लड के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके अंदर भी इंडिया का वर्ल्ड में पहला स्थान है। जब लाइवस्टॉक फार्मिंग में, लाइवस्टॉक पॉपुलेशन में इंडिया फर्स्ट नंबर पर आता है, तो मिल्क प्रोडक्शंस के अंदर भी इंडिया कौन से नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है। इन 1950 to 51 कितने मिलियन टन का प्रोडक्शन होता था, 17 मिलियन टन का मिल्क का प्रोडक्शन होता था। वही 16-17 में कितना देखा गया, 165 मिलियन टन का क्या हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है। इट मींस हमने क्या किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स किसके अंदर, इन मिल्क प्रोडक्शंस के अंदर क्या की है, अचीव की है। यही इसी से ही जो हमारा ऑपरेशन फ्लड है उसी से क्या कहते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसको हम श्वेत क्रांति कहते हैं, जो किसका प्रतीक होता है, किसको इंडिकेट करता है, मिल्क प्रोडक्शंस को। वो वाज स्टार्टेड बाय, जो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, एनडीडीबी। किसके द्वारा, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या है ये, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा
व्हाइट रिवॉल्यूशंस को क्या किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था, बनाया गया था। और ये आया किस टाइम था, 1970। कब, 1970 के अंदर लॉन्च किया गया कि और किसके द्वारा किया गया था, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, NDDB के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसका ऑब्जेक्टिव थे ऑल फार्मर पुल देयर मिल्क प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली टू डिफरेंट ग्रेड एंड सेम इज पॉसिबल। इसका था कि जितने भी फार्मर्स है ना वो क्या करें, पुल देयर मिल्क प्रोड्यूस, वो अपने जो मिल्क है, जितना मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको पुल करें, उसके बाद उसको डिफरेंट ग्रेड के अकॉर्डिंग, भाई मिल्क के अंदर भी क्या होता है, ग्रेडिंग होती है, फिर उसको क्या करना है, उसको प्रोसेस किया जाता है कि ग्रेड के अकॉर्डिंग कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, किसके अंदर पानी है, किसके अंदर क्या ग्रेड चल रही है, उसको क्या किया जाता है, डेयरी के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डाला जाता है और फिर उसको क्या प्रोसेस कर पैकिंग कर अर्बन एरियाज में क्या कर दिया जाता है, उसको सेंड कर दिया जाता है, जिससे फार्मर की क्या होती है, इनकम बढ़ती है, बहुत ज्यादा इनकम वो क्या करता है, अर्न करता है और ऑटोमेटिकली उसका जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ऐसा बात क्यों करते हैं, क्योंकि इन अर्बन एरिया फार्मर गेट ल्यूक्रेटिव प्राइसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। यहाँ हम ये कहेंगे मिल्क, जो भी फार्मर है उसको अर्बन एरियाज में क्या मिल जाते हैं, फेयर प्राइसेस मिल जाते हैं, इसीलिए वो क्या करता है, डेयरी सिस्टम का वो यूज करता है। दूसरा, जो गुजरात स्टेट है, क्या क्या है, गुजरात स्टेट इज हेल्ड एज अ सक्सेस स्टोरी। इसके अंदर जो गुजरात स्टेट है उसकी क्या एक सक्सेस स्टोरी हमारे सामने है, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हुआ था, गुजरात से स्टार्ट हुआ था व्हाइट रिवॉल्यूशन। वही लोगों ने क्या किया था, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी, उस सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स बने थे सभी ने मिल्क को क्या किया, प्रोड्यूस किया, मिल्क को पुल्स किया, उसके बाद उसको डिफरेंट ग्रेड के अकॉर्डिंग उन्होंने वहां से काम करना स्टार्ट कर दिया। आज हम देखते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट है डेयरी सिस्टम का, जगह जगह बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, इंप्रूव हो चुका है। कहते हैं सक्सेस स्टोरी इन द एफिशिएंट implementations of milk cooperative which has been followed by many states। जो गुजरात स्टेट ने स्टार्ट किया, आज इसी वर्क को डेयरी को करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स क्या कर रहे हैं, गुजरात स्टेट के द्वारा बनाए गए नियमों का अभी भी वो पालन कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि इससे हमें काम करें, जैसे गुजरात स्टेट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर क्या किया है, अपना वर्क किया है, हमें भी इसी वे में क्या करना होगा, वर्क करना होगा, मिल्क का प्रोडक्शन करना होगा। दूसरा, सबसे जो लास्ट में है कि हम इससे डेयरी सिस्टम्स के अंदर, लाइव स्टॉक के अंदर क्या प्रोवाइड हो जाती है, मिल्क है, एग है, वूल्स है, या इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी क्या होंगे, प्रोवाइड होंगे, जिससे फार्मर्स क्या कर सकता है, इनकम को अर्न कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज फिशरीज। Fisheries refers to the occupation devoted to the catching, processing and selling of fish and other aquatic animals। जो फिशरिंग है, जो मछली पालन है, वो किसको रेफर्स करता है, कौन से ऑक्यूपेशंस को, डिवोट करता है द कैचिंग, पकड़ना, प्रोसेसिंग करना एंड सेलिंग करना, फिश को क्या करना, सेल करना, एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। जो कहाँ एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, विच आर लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, वो कौन से हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो कंप्लीट किसके अंदर आते हैं, फिशरीज के अंदर आते हैं, मछली पालन। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ फिशरीज के, वो क्या हैं। फर्स्ट इज फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स वाटर बॉडी और मदर। जो फिशिंग कम्युनिटी है किसके रिगार्ड में होती है, वाटर बॉडी एंड मदर। क्यों, क्योंकि उस वाटर के अंदर कंप्लीट जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसके अंदर सस्टेन्ड है, उसमें रह रहे हैं, तो वो वाटर है जहां पर वो रह रहे हैं वो क्या कहलाती है, उसकी वाटर बॉडी। जैसे कि मैराइन होता है, और मैराइन वाटर बॉडी है जो किसके लेवल की होती है, इंटरनेशनल लेवल में होती है, नेशनल के लेवल की होगी वो ओनली, उसको हम बोलते हैं ओनली मदर। इनलैंड एंड मैराइन। तो इनलैंड किसके लिए यूज होता है, जब वो केस में है जो हमारे वाटर है ऑप्शन का यूज किस में होता है, इनलैंड के अंदर होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि हमारी ही कंट्री के का ही वो पार्ट होता है, तो इनलैंड मदर। और अगर वो किसमें इंटरनेशनल लेवल का जो वाटर है ओशन के अंदर, वो किसके अंदर आता है, मैराइन वाटर के अंदर। तो जो फिशिंग कम्युनिटी है किसके रिगार्डिंग होगी, वाटर बॉडी एंड मदर्स।
सेकेंड इज वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन। जो फिश प्रोडक्शन है उसकी वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मतलब कितनी क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो इनलैंड सोर्स, मैंने कहा इनलैंड कौन से हैं? जो हमारी ही कंट्री, जो भी ओशन का जो लेवल है, जो हमारे विद इन वन कंट्री, हमारी ही कंट्री के अंदर आता है, वो इनलैंड सोर्स है। उसका कंट्रीब्यूट कितना है? 64%। कितना कंट्रीब्यूशन है? 64%। जो पर्सन है, जो फिशरमैन है, कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं? 64% करते हैं। वही मैराइन सेक्टर्स, जो भी हमारे फिशरमैन है, किसमें? मैराइन सेक्टर्स के अंदर, इंटरनेशनल वाटर के अंदर क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं। उसका कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में कितना होता है? 36% होता है। तो हमारे जो फिशरमैन है वो ओनली इनलैंड के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल का जो भी क्या है वाटर बॉडी है, वहां भी क्या करते हैं? वर्क करते हैं, वहां से इनकम को क्या करते हैं? जनरेट। उसका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 36%। नेक्स्ट इज शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी। जो जीडीपी है हमारी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके अंदर फिशिंग का जो शेयर है वो शेयर्स क्या है? तो 0.8 ऑफ टोटल जीडीपी। टोटल जीडीपी में फिशिंग का जो कंट्रीब्यूशन है, शेयर्स है, वो कितना है? 0.8% है। इन इंडिया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, ये सारे कैसे हैं? जो मेन एरियाज है किस चीज के? फिशिंग को क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए। जो भी किसके नियरेस्ट हैं? जो हमारे वाटर बॉडी के नियरेस्ट जितने भी स्टेट्स हैं, वहां पर क्या की जाती है? फिशिंग्स को ही क्या ऑक्यूपेशंस का मेन क्या माना जाता है? सोर्सेज माना जाता है। फिर कहते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन फिशिंग। इसके अंदर वुमेन्स को भी क्या मिल जाता है? एम्प्लॉयमेंट का सोर्स मिल जाता है। काफी जगह है, लाइक केरला है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, वहां पर वुमेन्स ही फिशिंग का वर्क करती हैं। कि जहां पर क्या है, जो हमारी फिश मार्केट है, तो फिश मार्केट है, वहां पर वुमेन्स ही क्या करती है? वो मार्केटिंग करती हैं, जिसमें वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। उन्हीं की वजह से, वुमेन्स के पार्टिसिपेशन की वजह से ही इंडिया 60% फिश का क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। कितनी परसेंट? 60% का एक्सपोर्ट करता है। 40% क्या होता है? इंटरनल मार्केटिंग होती है। किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है? ये वुमेन्स की हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि वुमेन्स इसमें अपना क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही हैं। फिर है प्रॉब्लम फेस इन फिशिंग। फिशिंग के सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिन्हें फिशरमैन क्या करते हैं? फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? फर्स्ट इज क्या है? वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट है क्या हो रही है? इसमें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रही है? क्योंकि जो फिशरीज का जो भी ऑक्यूपेशंस है, कैसा नहीं, इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती कि हर साल मुझे इतनी ही इनकम क्या हो जाएगी? अर्न हो जाएगी। और जरूरी भी नहीं होता कि हर जो प्राइसेस है, प्राइसेस भी कैसे रहे? स्टेबल रहे, प्रोडक्शन स्टेबल रहे, जिस वजह से उनके अंदर क्या होता जा रहा है? अंडर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता जा रहा है। इट मींस उनकी जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कि जो पर्सन्स हैं क्या है? एबल भी हैं, उनके अंदर कैपेसिटी भी है, बट उन्हें कोई काम नहीं मिलता, जिस वजह से वो इसी साइड क्या हो जाते हैं? वो शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस काम को 1 या 2% कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा लोग क्या करें? उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। इट मींस इसकी डिमांड इतनी नहीं है जितने ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? उसकी सप्लाई कर रहे हैं। फिर है एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर टू अदर सेक्टर्स। एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी इट मीन जो शिफ्टिंग की जो मोबिलिटी है, हमके फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी एब्सेंस है लेबर की और टू अदर सेक्टर्स। इट मींस फिशरमैन अपने आप को दूसरे सेक्टर्स में क्या नहीं करता? शिफ्ट नहीं करता। वो केवल क्या करेगा? फिशर्स का ही क्या करेगा? ऑक्यूपेशंस करेगा। उसके पास इसके अलावा इसका अल्टरनेटिव कोई ऑक्यूपेशंस नहीं होता। लो पर कैपिटा अर्निंग, अगर हम बात करते हैं इसकी अर्निंग की, हमने कहा 60% हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। इट मींस हमें तो बहुत ज्यादा क्या हो जाना चाहिए था? डेवलप्ड हो जाना चाहिए था, बट वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जितने पर्सन्स एंगेज है इस वर्क से, फिशरीज से जितने पर्सन्स एंगेज है, उनके अकॉर्डिंग हम इनकम अर्न नहीं कर पाते। हम टोटल इनकम अच्छी है, बट अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालें
कि टोटल इनकम को अगर अपॉन करें टोटल पॉपुलेशन से विच आर एंगेज इन फिशरीज, तो जो पर कैपिटा इनकम है, अगर पर पर्सन जो इनकम है वो कैसी आती है, बहुत ही लो आती है। ये प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। एंड हाई इलिटरेसी रेट, और क्या है, हाई इलिटरेसी रेट कि लोगों का क्या नहीं है, इलिटरेसी मतलब कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसी वजह से वो इस वर्क को करते हैं और इस वर्क को प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पाते, उनके अंदर वो एजुकेटेड नहीं है, इवन उनके अंदर क्या नहीं है, इतनी भी नॉलेज स्किल्स नहीं है कि हाउ टू डू दिस वर्क, इस काम को कैसे किया जाए, ये भी उन्हें नॉलेज नहीं है। तो जो फिशरीज है ये हमारा नॉन फॉर्म एक्टिविटीज तो है, नॉन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो है, बट ये कंप्लीटली क्या नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है कि जितनी हमारी इकोनॉमी इससे अर्न करना चाहती है वो इतना परसेंट क्या नहीं कर पाती, इससे अर्न नहीं कर पाती है। तो काफी प्रॉब्लम्स को क्या करता है, फेस करता है। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। क्या है ये, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर रेफर्स टू द साइंस और आर्ट्स। क्या है, हॉर्टिकल्चर साइंस है, आर्ट्स है, किसकी, ऑफ कल्टीवेटिंग, क्या कर रही है, जो कल्टीवेट कर रही है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ट्यूबर क्रॉप्स है, फ्लावर्स है, ठीक है, मेडिसिनल्स है, एरोमेटिक प्लांट्स है, स्पाइसेस है एंड प्लांटेशंस क्रॉप्स हैं। ये सारी हमारे किसके अंदर आती हैं, हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम मेनली तो किसको लेते हैं, केवल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स को क्या मानते हैं कि हमारे किसके अंदर आते हैं, हॉर्टिकल्चर। इस हॉर्टिकल्चर्स को ही नाम दिया जाता है गोल्डन रिवॉल्यूशंस। क्या, गोल्डन रिवॉल्यूशन। देखो हम 3 रिवॉल्यूशंस पढ़ चुके हैं। जो क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए था उसको हमने क्या कहा, ग्रीन रिवॉल्यूशंस। जो मिल्क प्रोडक्शंस के लिए था वो व्हाइट रिवॉल्यूशंस। अब जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स के लिए आया वो क्या है, गोल्डन रिवॉल्यूशंस। इसको किस नाम से जाना जाता है, हमारी जो स्वर्ण क्रांति हम बोल सकते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशंस। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हॉर्टिकल्चर्स की, हॉर्टिकल्चर्स की फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस, कहते हैं कि 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज्ड विद द हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज। पॉपुलेशंस की या फार्मर्स की, जितने हमारे रिलीजन में फार्मर्स हैं उसकी 1/3 पॉपुलेशन किसके साथ एंगेज है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी के साथ एंगेज है। किसके साथ एंगेज है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी के साथ एंगेज है। और जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है, 6% कंट्रीब्यूशन कर रही है जीडीपी में। तो हॉर्टिकल्चर का बहुत ज्यादा क्या है, कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी के अंदर। जो टोटल ग्रॉस हम ये कहेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। फिर सेकंड, शेयर इन वर्ल्ड प्रोडक्शन। अब इंडिया का वर्ल्ड के प्रोडक्शंस में कितना शेयर है, तो इंडिया का वर्ल्ड के प्रोडक्शंस के अंदर बहुत बड़ा शेयर है। तभी क्या कहा जाता है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया का दूसरा स्थान आता है, सेकंड पोजीशन आती है किसका प्रोडक्शन करने के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फर्स्ट पर कौन है, चाइना है। फर्स्ट पर कौन है, चाइना। सेकंड नंबर पे किसका नाम आता है, इंडिया का आता है, जो सबसे ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। हम फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स के, स्पाइसेस के, मैंगो फूड ग्रेन के, इवन फूड ग्रेन की क्या है, बेस्ट एक्सपोर्टर है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। फिर है इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशंस। जो हॉर्टिकल्चर है वो क्या करता है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको इंप्रूव करता है। क्यों, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अंदर मैंने कहा कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स होते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स ये कैसे हमारे जो डे टू डे की लाइफ में यूज आने वाली चीजें हैं, हम इन्हें डेली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और जो प्रोड्यूसर से डेली क्या करता है, मार्केट में सेल करता है। जब वो क्या करेगा, डेली उसको क्रॉप को हम ये कहें कि जो भी उसके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, उनको मार्केट में सेल करेगा, डेली क्या होगी, उसकी अर्निंग होगी, उसकी इनकम बढ़ेगी। जितनी इनकम इंक्रीज होगी उतना ही क्या होगा, उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होंगी। और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होंगी उतनी हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस के गिरने का कारण ही क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरा पॉवर्टी है।
जब हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज को फार्मर अपनाएगा तो उससे क्या होगा, उसकी ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट होगी, पॉवर्टी एलिमिनेट होगी और इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाएगी, बहुत बेटर हो जाएगी। क्योंकि इसके फर्स्ट वाले पॉइंट में मैंने बताया था कि इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है। तो प्रोड्यूसर्स तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है वो हॉर्टिकल्चर के थ्रू द हॉर्टिकल्चर क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है। तो हेल्प करता है किसमें, इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने में भी हॉर्टिकल्चर हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन था वो उसमें क्या था कि वो तो एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, सीजन के अकॉर्डिंग से प्रोडक्शन होता है, तो वहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या नहीं इतनी इंप्रूव नहीं हुआ, पॉवर्टी सस्टेन्ड है, बट यहाँ पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जा सकता है। एंड फोर्थ इज ग्रेटर स्कोप ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट, कि जो हॉर्टिकल्चर है इसके अंदर वुमेन की एम्प्लॉयमेंट के क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्कोप्स हैं। फॉर एग्जांपल जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स की जो हार्वेस्टिंग होती है उसको क्या करने के लिए, पिक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मेनली वुमेन्स लेबर का यूज किया जाता है, क्योंकि उस काम को जितनी इजीली, जितनी सफाई से, जितने अच्छे से एक वुमेन कर सकती है, मैन नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर उसमें वुमेन को क्या मिल जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे सोर्स मिल जाते हैं। फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, नर्सरी को क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स प्रोडक्शन है, टिश्यूज कल्चर है, प्रोपगेशन ऑफ फ्रूट्स है एंड फ्लावर्स एंड फूड प्रोसेसिंग। इसके अंदर जो वुमेन्स है वो अपना क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशंस करती हैं, जिससे क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा। मैं इस वर्क को बेटर तरीके से नहीं कर पाते, तो हमने इसके क्या पढ़े हैं, 4 नॉन फॉर्म एक्टिविटीज पढ़ी हैं, जिसमें फर्स्ट एनिमल हस्बेंड्री था, सेकंड था डेयरी और थर्ड है हमारा फिशरीज एंड फोर्थ क्या है, हॉर्टिकल्चर। चारों ही हमारे जो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज हैं ये किसके लिए, वुमेन्स के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट का एक बेटर सोर्स बनी है, क्योंकि फार्मिंग एक्टिविटीज को फार्मर्स क्या नहीं कर पाते, कंप्लीट अच्छी तरीके से वो नहीं कर पाते।